हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप कुमार साइमलन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम सोशल साइंस में क्लास 9th चैप्टर 5th ज्योग्राफी का जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि हमारे यहाँ पर कितनी वाइल्ड जो है वो बायोडाइवर्सिटी है, किस तरह के प्लांट्स हैं, है ना। कॉमनली हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, कॉमनली हम जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, है ना। और कितना परसेंट हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है, तो वो सब हम चीजें डिस्कस करेंगे। उनके टाइप क्या है वो डिस्कस करेंगे, कहाँ पर वो मिलती हैं वो भी डिस्कस करेंगे, है ना। उनके इंपॉर्टेंस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं अभी आने वाले कुछ समय में आपके साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं भाई, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और कितनी ही वैरायटी है इनकी। तो देखो, इंडिया वर्ल्ड के अंदर, आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर लाई करता है। यानी 12 जो मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है उनके अंदर इंडिया लाई करता है। इंडिया भी उनका एक पार्ट है, उनका एक हिस्सा है। इट मीन्स यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच जो है वो आपकी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। ये वर्ल्ड का लगभग 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया में मिलती हैं। वर्ल्ड की 47,000 जो अलग अलग तरह की जो प्लांट स्पीसीज है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, जो कितना परसेंट है, जो 10th प्लेस पर आता है, 10th प्लेस पर आता है वर्ल्ड में, कि 10वें नंबर पर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे हैं वो मिलते हैं। यानी हमसे और ज्यादा भी कंट्री हैं जहां पर ज्यादा और वैरायटी मिलती होगी। तो हम 10th प्लेस पर आते हैं, तो वर्ल्ड में हम 10th पर हैं। एशिया में कहां पर हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे एशिया में हम 4th प्लेस पर हैं भाई। एशिया में हम 4th प्लेस पर लाई करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखनी है। वर्ल्ड में हम 10th प्लेस पे हैं बायोडाइवर्सिटी में, और एशिया के अंदर हम 4th प्लेस पर हम लाई करते हैं। अब बात आती है कि भाई हमारे यहाँ पर जो ये तो हो गए प्लांट्स। प्लांट्स के बाद फिर फ्लोरिंग जो प्लांट्स हैं हमारे, फ्लावर्स वाले, लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हमारे यहाँ मिलते हैं, जो कि फिर एक बार बहुत बड़ा अमाउंट है, और वो लगभग अकाउंट करता है 6% ऑफ द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि हमारे यहाँ पर जो 15,000 अलग अलग तरह के फूलों के पेड़ पौधे मिलते हैं वो वर्ल्ड का 6% ऑक्युपाई करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अब देखो एक चीज आती है कि कॉमनली हमने ये बात कह दी कि जो प्लांट्स हैं वो इस तरह के मिलते हैं। हम 10th पोजीशन पर हैं, एशिया में हम 4th पर हैं, और जो फूलों वाले पेड़ की बात आती है तो हम लगभग 6% जो है वो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं इंडिया में। अब इन प्लांट्स को, पेड़ पौधों को कॉमनली क्या बोलते हैं, कॉमनली जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो इनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो है फ्लोरा। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग द प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। पर्टिकुलर रीजन में कहीं पर भी कोई भी जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको कॉमनली हम फ्लोरा के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना, फ्लोरा बोलते हैं इनको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, प्लांट्स के बाद हम बात करेंगे किनकी, एनिमल्स की। तो एनिमल स्पीसीज भी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, वेराइटी है बहुत सारे। कितने, लगभग 90,000, 90,000 अलग अलग तरह के पशु पक्षी हमारे यहाँ पर मिलते हैं। तो 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एज वेल एज ए रिच वेराइटी ऑफ फिशेज इन द फ्रेश एंड मैरीन वाटर। यानी कि फ्रेश वाटर की फिशेज भी हैं, और मैरीन यानी कि जो खारे पानी, साल्टी पानी है, उसकी फिशेज भी हैं। तो ये अलग अलग तरह के हमारे पास क्या है भाई, एनिमल्स हैं, जो एक्वेटिक भी हैं एज वेल एज आपके टेरेस्टेरियल, यानी कि जो पानी में रहने वाले भी हैं और जमीन पर रहने वाले भी हैं। और इनको कॉमनली क्या कहते हैं भाई, अब देखो ये जो हमारे पास वैरायटी है 90,000 अलग अलग तरह की, इनको हम, जैसे हमने पेड़ पौधों की वैरायटी को, जो रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में जो पेड़ पौधे मिलते हैं उनको हमने फ्लोरा बोला था। तो ऐसे ही पर्टिकुलर रीजन में जो एनिमल्स वगैरह मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फाना। इनको हम क्या बोलेंगे भाई, फना। तो अब देखो, फ्लोरा एंड फना इनको बोला जाएगा। फ्लोरा कौन, प्लांट्स, और फना कौन, एनिमल्स। ठीक है, तो ये वर्ड आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अब बात आती है
कि नेचुरल वेजिटेशन क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। हम दोनों में समझेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। तो नेचुरल वेजिटेशन डेफिनेशन क्या लिखोगे, ये तो आपको पता चल गया कि भाई कितना परसेंट है, ठीक है। इनकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन देखो, नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू द प्लांट कम्युनिटी व्हिच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड्स एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी कि वो वनस्पति, उसको हम रेफर करते हैं, वो कम्युनिटी, वो प्लांट्स जो बिना ह्यूमन की सहायता से उगे हों और एक लंबे समय तक ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल ही अछूते या अप्रभावित रहे हों, उनको हम क्या कहेंगे भाई, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को ही हम क्या बोलते हैं भाई, वर्जिन वेजिटेशन बोलते हैं। वर्जिन वेजिटेशन भी उन्हीं को बोला जाता है जो नेचुरल होते हैं, जो ह्यूमन से अनडिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये इनकी क्या होगी, डेफिनेशन होगी। हिंदी में क्या कहेंगे, बिल्कुल सिंपल सा हिंदी में क्या है भाई, प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य ऐसे पौधों से जो मानव हस्तक्षेप के बिना किसी क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से अपने आप से, ह्यूमन बीइंग के बिना अपने आप से उगे हों और विकसित हुए हों और लंबे समय तक अप्रभावित रहे हों, और लंबे समय तक वो अप्रभावित रहे हों। देखो किसी भी नेचुरल रीजन के अंदर जो भी कंडीशन है, जिस तरह की सोयल है, जिस तरह का क्लाइमेटिकल कंडीशन है, जिस तरह का वाटर वहां पर अवेलेबल है, वो प्लांट उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप ग्रो होते रहते हैं। वो अपने आप से उस जो वो एक जो प्रकृति है वहां की, उसमें वो ढल जाते हैं पूरी तरह से, उस इन्वायरमेंट में वो ढल जाते हैं पूरी तरह से। ह्यूमन बीइंग का कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता, मानव का कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। अब बात आती है, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, फ्लोरा फना हो गया, फिर प्राकृतिक जो वनस्पति है उनकी कुछ विशेषताएं हैं। हिंदी में हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, इंग्लिश में भी हम डिस्कस करेंगे, टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं क्या है भाई, मानव मुक्त विकास। अब ये क्या है, मानव मुक्त का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग के बिना, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। तो मानव के बिना, यह बिना किसी रोपण, खेती या रखरखाव या प्राकृतिक रूप से रखरखाव के प्राकृतिक रूप से विकसित होती हैं। यानी कि हम ना तो इनको उगाते हैं, ना बीज डालते हैं, ना पानी डालते हैं, ना खाद डालते हैं, कुछ भी नहीं करते, ये अपने आप से प्राकृतिक रूप से उग जाती है, ठीक है। लंबे समय तक अविचलित होती हैं, इसे अकेला छोड़ दिया जाता है, अकेले ही रहते हैं ये। अकेला का मतलब पेड़ पौधे तो बहुत सारे होते हैं, बट ह्यूमन बीइंग नहीं होते वहां पर, है ना, हम नहीं होते, अनडिस्टर्ब होती है बिल्कुल ही। और मानव गतिविधियों से इन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव या परिवर्तन नहीं होता। मानव की कोई गतिविधि अगर आसपास कहीं है भी, तो उससे इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। यानी ह्यूमन की जो एक्शन है, ह्यूमन बीइंग जो एक्टिविटी करता रहता है अपनी, उससे इन पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद पारिस्थितिक रूप से अनुकूलित, पारिस्थितिक रूप से मतलब जो प्राकृतिक वहां पर जो कंडीशन है, क्लाइमेटिकल कंडीशन है, उसके बिल्कुल अनुकूल होते हैं ये पौधे। ये पौधे अपने क्षेत्र के विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, जिनमें जलवायु, मिट्टी और जल की उपलब्धता शामिल होती है। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि वहां का पानी, वहां की सोयल, है ना, वाटर, सोयल और टेक्सचर जो होता है, और क्लाइमेटिकल कंडीशंस जो होती हैं, टेम्परेचर जो होता है, रेनफॉल जो होता है, उसके अकॉर्डिंग ये ग्रो करते हैं। यानी कि वर्षा, मिट्टी, जल और वहां की जो मिट्टी है, भूमि है, जल की उपलब्धता है, उन सब के अकॉर्डिंग ये जो है वो क्या होते रहते हैं भाई, ग्रो होते रहते हैं। तो ये क्या थी भाई, कुछ विशेषताएं थी किसकी, प्राकृतिक वनस्पति की। इसके टाइप हैं आगे, क्या है टाइप्स, टाइप कौन कौन से हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो देखो हिंदी में अगर हम बात करें तो पहले मैं एक बार हिंदी में इनके नाम बताता हूँ, फिर मैं साथ साथ इनके इंग्लिश में आपको बताता रहूंगा। भारत की प्रमुख प्राकृतिक वनस्पतियां किस प्रकार हैं भाई, पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वो रीजन होते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन के आसपास होते हैं। इंग्लिश में हम बात करें तो इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन क्यों, क्योंकि हमेशा हरे रहते हैं। हमेशा हरे रहने का मतलब क्या, कि ये कभी पत्ते नहीं गिराते, गिराते हैं, बट ये पौधे अपने इतने इनका जो रीजन होता है जहां पर ये पौधे होते हैं, इतनी सारी वैरायटी होती है यहाँ पर कि कोई एक पर्टिकुलर सीजन में ये सारे पेड़ पत्ते नहीं गिराते। अगर कहीं पर 50 पेड़ हैं और उनमें से 2 पेड़ों पर पत्ते गिर भी गए,
तो फिर भी वो आपको हरा भरा दिखाई देता है ना। तो ऐसा ही है यहाँ पर भी, इतनी ज्यादा वैरायटी है कि कुछ पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं तो भी वो पूरा जंगल आपको हरा दिखाई देता है। फिर बाकी किसी पर पत्ते गिरेंगे, तब तक बाकी जो जिनके पहले गिरे हुए थे उन पे पत्ते आ जाते हैं। तो ऐसे करते हैं, तो ऐसा होता है। तो क्या होता है कि जो वहां का जो रीजन है वो हरा भरा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एवरग्रीन बोलते हैं इसको। तो ये एवरग्रीन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। उष्ण कटिबंधीय को ट्रॉपिकल बोलते हैं, ध्यान रखना। देन उसके बाद है भाई उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण कटिबंध में ट्रॉपिकल रीजन में ही पर्णपाती वन है ये थोड़े से शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वेट रीजन में थे पूरे, अभी नाम बता रहे हैं, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह के रीजन में मिलते हैं। इन्हीं को फिर हम क्या बोलते हैं भाई, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं इनको। उसके बाद ये थर्ड टाइप क्या है भाई, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, यानी मरुस्थलीय वनस्पति ये होती है। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन ये है होते हैं। इनको क्या बोलते हैं भाई, इनको इंग्लिश में बोलते हैं दी थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कब्स, इनको बोला जाता है। झाड़ीदार होते हैं ये, राजस्थान के रीजन जहां थोड़ा सा शुष्क क्षेत्र है तो वहां पर बहुत ज्यादा बड़े पेड़ नहीं होते, झाड़ीदार होते हैं। कांटे होते हैं उन पर, कांटे होने का एक अलग रीजन होता है क्योंकि वहां पर मॉइस्चर कम होता है हवा में, तो पत्तों की बजाय वहां पर कांटे ज्यादा होते हैं उनमें। देन उसके बाद फिर हिंदी में हम देख लेते हैं एक बार यहीं पर। नेक्स्ट क्या था भाई, पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं, पर्वतों की ढलानों पर या जो हाइट है, ऊंचाई है, उसके ऊपर जो वन पाए जाते हैं उनको हम पर्वतीय वन बोलते हैं। फिर है मैनग्रोव, आपके जो दलदली भूमि है, जो आपके डेल्टाई रीजन है ना, या कोस्टल रीजन है, उस पर जो पेड़ पौधे मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैनग्रोव वन बोलते हैं उनको। तो ये आपके टाइप हैं कुछ जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम इन्हीं को हम देखो, इंग्लिश में हम क्या बोल रहे थे, तीन हमने पढ़ लिए थे, उसके बाद बाकी क्या बचे थे, हाँ, माउंटेन फॉरेस्ट जो पर्वतीय पेड़ हैं, उसके बाद मैनग्रोव को मैनग्रोव ही बोलते हैं इंग्लिश में भी, एंड देन फिर आपके हाँ, ये दो ही बचे थे, हमने तीन पढ़ लिए थे, तो 5 टाइप के हैं ये। तो अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, है ना, किस तरह की जो रेनफॉल वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, क्योंकि ये वर्षा वन है तो नाम से ही क्या है, जहां पर ज्यादा वर्षा होती होगी। तो मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी ये ऐसे रीजन में मिलते हैं जहां पर, यहाँ देखो आप, एरिया हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल यहाँ पर होती है। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा एनुअल रेनफॉल होती है, यानी ज्यादा रेनफॉल वाले क्षेत्र के अंदर ये होते हैं। कहाँ है ये क्षेत्र, अब ये मैप में भी समझेंगे, यहाँ देख लेते हैं। देखो, लक्षद्वीप है, वेस्टर्न घाट्स है, आपके अंडमान निकोबार है ना। तो ये सारे रीजन जो है ना, वहां पर ये इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। अब इनके अंदर किस तरह के पेड़ वगैरह मिलते हैं भाई, तो यहाँ पर जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज्यादा होती है पेड़ पौधों की, यानी कि इनकी हाइट ज्यादा हो जाती है, क्योंकि भाई टेम्परेचर भी ज्यादा है, ट्रॉपिकल रीजन है, और रेनफॉल भी ज्यादा है। तो पेड़ों की ग्रोथ के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो टेम्परेचर और रेनफॉल। तो दोनों यहाँ पर अबेंडेंट क्वांटिटी में होते हैं। तो ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा रेनफॉल, तो ग्रोथ भी क्या, ज्यादा। तो लग्जरियस ग्रोथ देखने को मिलती है यहाँ पर, जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा हाइट। इवन जो आपके अमेजोन के जो फॉरेस्ट है, वहां पर अगर आप देखोगे तो जो हाइट है वो 60 मीटर तक चली जाती है। 60 मीटर की हाइट आप देखोगे कितनी ज्यादा हो जाती है, बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं पेड़ पौधे। और उनमें तो आपके क्या बन जाते हैं, देखो यहाँ पर जैसे लेयर बन जाती है, ये नीचे छोटे पेड़ हैं, फिर इनके ऊपर ये, फिर इनके ऊपर और पेड़ हैं, फिर इनसे भी ऊंचे पेड़ हैं, और फिर सबसे ऊंचे पेड़ हैं। तो इस तरह से लास्ट में देखो 60 मीटर तक आपकी हाइट चली जाती है। तो बहुत ऊंचाई तक पेड़ हैं। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इतनी फेवरेबल कंडीशन है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, रेनफॉल अच्छी है, टेम्परेचर अच्छा है, तो ये इसलिए इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर किस तरह के पेड़ वगैरह मिलते हैं, किस तरह के एनिमल्स हैं, तो कुछ जो है वो रोजवुड है, मोहोगनी है ना, ये सब आपको, रबड़ है, ये सब प्लांट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कॉमनली देखने को मिलते हैं इस रीजन में। देन उसके बाद फिर यहाँ पर एनिमल आपको पता है, ये बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो कॉमनली मिलते हैं, जिनका नाम आप कहीं भी लिख सकते हो, एलिफेंट है, मंकी, कहीं भी तो नहीं लिख सकते, अब ये बात ध्यान रखा,
क्योंकि कुछ ऐसे रीजन होते हैं, एलिफेंट हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। इंडिया में एलिफेंट कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉर्थ में कहीं है? नहीं है, साउथ में ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, है ना, इस तरह के आपके फिर आपके क्या है, वन हॉर्न राइनो आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये सब एनिमल जो है वो इस तरह के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। एक सींग वाला गैंडा इसको बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद असम और वेस्ट बंगाल की रीजन है, उधर भी आपको कुछ एनिमल देखने को मिलते हैं, कुछ बर्ड्स देखने को मिलते हैं। बंगाल के रीजन में बंगाल टाइगर वगैरह भी देखने को मिलते हैं, इसी तरह की वेजिटेशन कवर होता है वहां पर। तो ये भी एनिमल यहाँ पर है। देन उसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट, हमारी जो टाइप है वो क्या है भाई, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है कहाँ मिलेंगे भी और क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है इनकी? तो देखो हमने अभी पढ़ा कि ये जो मिलते हैं वो लगभग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले में। ट्रॉपिकल डेसिडियस थोड़े से कम रेनफॉल वाले रीजन में, ये वेरी करता है कहां से, 70 टू 200 सेंटीमीटर, 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल वाले रीजन में ये इस तरह की वेजिटेशन कवर आपको देखने को मिलेगा। ये फॉरेस्ट जो है वो इनको कैटेगराइज किया जाता है, दो कैटेगरी में आपको इनको रखा जाता है, दो कैटेगरी, वेट और ड्राई। क्यों? क्योंकि इनकी जो रेनफॉल की रेंज है वो ज्यादा है, 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक है। तो आप यहाँ देखोगे ना, तो ये ड्राई डेसिडियस है और एक आपके हैं वेट डेसिडियस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा कि जो एरिया है जहां पर द फॉर्मर इज फाउंड receive rainfall between 200 to 100 centimeter. These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country. जो हमारे ईस्टर्न पार्ट में है, कुछ रीजन है वहां पर इस तरह की जो फॉरेस्ट मिलते हैं जहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल रेशियो होती है हमारी, वहां पर हमें ये जो वेट डेसिडियस फॉरेस्ट है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनको वेट डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। तो इनमें कौन सी जगह है भाई, देखो हिमालयन रीजन है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है ना, ये सारे रीजन, वेस्टर्न घाट का कुछ रीजन है वो आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे। कौन से पेड़ है यहाँ पर, तो देखो कौन से पेड़ है भाई, आपके बम्बूज मिलेंगे, बम्बूज यानी जो आपके बांस के पेड़ होते हैं वो मिलते हैं, साल, शीशम, ठीक है, सैंडलवुड, खेर, ये सब अर्जुन, ये सब पेड़ पौधे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है भाई ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ड्राई में क्या होगा, अब रेनफॉल और कम हो जाएगी, कितनी, वहां तो 100 से 200 सेंटीमीटर थी, यहाँ अब 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में, यानी 100 टू 70 सेंटीमीटर के बीच में अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रेनफॉल होती है। ये कहां पर मिलेंगे आपको, पेनिसुलर रिवर में, पेनिसुलर जो पार्ट है आपका वहां पर आपको ये मिलता है, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, कुछ रीजन है वहां पर आपको मिलेंगे। कौन से पेड़ है यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर है टीक, कॉमनली मिलता है टीक, साल मिलता है यहाँ पर, ठीक है, पीपल का पेड़ मिलता है, नीम मिलते हैं, हमारे यहाँ पर भी आप देखोगे बहुत सारे नीम के पेड़, शीशम के पेड़, ये सब मिलते हैं। तो इसी तरह की जो है वो वेजिटेशन वहां पर मिलती है। और इसका एक लार्ज पार्ट जो है वो क्लियर कर दिया गया है, किसके लिए, एग्रीकल्चर फॉर कल्टीवेशन पर्पज, खेती बाड़ी के लिए इसको क्या कर दिया गया भाई, साफ कर दिया गया है ताकि वहां पर खेती बाड़ी की जा सके। तो ये था भाई आपका क्या, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर उसके बाद आते हैं हम थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कब्स, यानी कि ये कुछ झाड़ीदार पेड़ पौधे होते हैं। झाड़ीदार कहाँ, हमने यहाँ पढ़े थे, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन मरुस्थलीय वनस्पति है। मरुस्थलीय यानी कि जहां पर ड्राईनेस ज्यादा होगी, यानी कि वाटर की कमी होगी, पानी की कमी, वाटर स्कैर्सिटी बोलते हैं उसको, पानी की कमी होगी, बारिश कम होगी यहाँ पर, है ना। राजस्थान में आपको बताया थार डेजर्ट जो है वहां पर जो है बारिश बहुत ही कम होती है, तो वहां पर इस तरह की वनस्पति उगती है। यहाँ पर पेड़ों में पत्ते कम होते हैं और कांटे ज्यादा हो जाते हैं, उनकी हाइट ज्यादा नहीं होती बल्कि छोटी हो जाती है। यहाँ पर आप देखते हो कैक्टस बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, कैक्टस, ठीक है। उसका रीजन क्या है भाई, उसका रीजन ये है कि जो पत्ते हैं ना वो पानी को, पत्तों से पानी भाप बनकर के उड़ता है, तो वाटर लॉस होता है वहां से। और जब पेड़ों में पत्ते ही नहीं होंगे, कांटे होंगे, तो वो क्या करेंगे, कांटे हवा से उल्टा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो कांटे इनको हेल्प करते हैं सरवाइव करने में डेजर्ट एरिया में।
पत्ते होते तो ये सूख जाते, क्योंकि वो फिर उनसे वाष्पीकरण हो जाता और पत्ते सूख जाते। तो कांटे इनको हेल्प करते हैं, इसलिए ये कांटेदार पेड़ होते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर जो रेनफॉल है वो कितनी होती है भाई, लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल यहाँ पर होती है। 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ पर इस रीजन में मिलती है आपको, ठीक है। अब ये बता दिया कैक्टस टाइप के, कीकर वगैरह, बबूल वगैरह के पेड़ यहाँ पर आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। शीशम, नीम भी आपको कहीं कहीं मिल जाती है जहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है वहां पर उस एरिया में। देन उसके बाद फिर हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी हो चुके ये, सॉरी थर्ड हमने, हाँ पर्णपाती वन हो गया, ये हो गए। अब पर्वतीय वन है, यानी कि जो हमारे माउंटेन फॉरेस्ट हैं, पहाड़ों पर जो पेड़ पौधे आपके मिलते हैं वो है यहाँ पर। पहाड़ों पर इट मीन्स जो पर्वत है, पर्वतों की ढलानों पर, पर्वतों की ऊंचाइयों पर आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। वो भी जो है उनमें भी वेरिएशन होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे वहां पर वनस्पतियां मिलती हैं। तो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं भाई, और ये मैप भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम इनको माउंटेन फॉरेस्ट को एक बार पढ़ लेते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट क्या है, यानी पर्वतीय वन क्या है। तो देखो, जो फॉरेस्ट या पेड़ पौधे आपको एक एलिवेशन पे मिलते हैं, हाइट पर मिलते हैं, किसी ऊंचाई पर मिलते हैं, पहाड़ों के ऊपर मिलते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं। इनमें धीरे धीरे हाइट के साथ जब जब हाइट इंक्रीज होती है, पहाड़ों पर हम जाते हैं, हाइट बढ़ती है, तो हाइट के इंक्रीजिंग के साथ इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं। और वो किस वजह से आते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है भाई, जो टेम्परेचर है ना उसमें डिफरेंस आता रहता है, टेम्परेचर में चेंज आता रहता है। क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, कम हो जाएगा। पहाड़ों के, आपको ये चीज पहले समझ में आ गई, आई थिंक हमने क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ा था तब, कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर कम होगा। इवन ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो आपको वहां स्नोफॉल भी देखने को मिलती है, तो स्नोफॉल में तो पेड़ों की स्ट्रक्चर और चेंज हो जाता है। तो यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ साथ क्या होगा भाई, पेड़ों की जो एक नेचुरल वेजिटेशन की जो टाइप है वो चेंज होने लगती है, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होने लगती है। तो यहाँ पर देखो क्या है भाई, हाइट के साथ साथ कितना, बिटवीन 1000 टू 2000 मीटर की हाइट पर आपको पेड़ों का जो एक जो अलग अलग तरह के पेड़ मिलते हैं, उनमें ओक जो है वो एक कॉमन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रॉड लीफ मिलती हैं, बड़ी पत्तियां मिलती हैं आपको, है ना, चेस्टनट मिलते हैं। तो ये एक डोमिनेटेड टाइप के प्लांट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बिटवीन आपके लगभग 1500 से लेकर के 3000 मीटर तक, 1500 से लेकर के 3000 मीटर की हाइट तक जो टेम्परेट जो फॉरेस्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और उनमें क्या है भाई, वो उनमें कौन कौन से हैं, पाइन, देवदार, पाइन, देवदार और सिल्वर फर, और जो केदार वगैरह है, उस तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ये हाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ टाइप है वहां पर जो मिलते हैं हिमालय के रीजन में, जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वहां पर। तो उसके बाद ग्रासलैंड, यानी कि घास की जो माउंटेन्स पर घास भी काफी मिलती है, तो ग्रासलैंड भी है वहां पर। उसके बाद और ज्यादा हाइट के ऊपर जब हम जाते हैं तो वहां पर आपको जो प्लांट्स है ना उनकी शेप ही अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादा हाइट पर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो पेड़ है वो इस तरह के आपके शेप के होते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि स्नोफॉल होती है ऊपर, स्नोफॉल होती है, तो क्या होगा, स्नोफॉल में आपका जो टॉप है वो आपको बिल्कुल नैरो मिलेगा, और जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ आते हैं वो क्या होता है, फैलता, वाइड होता जाता है। नैरो आपको बॉटम नैरो में वाइड मिलेगा, और टॉप जो है वो आपको बिल्कुल ही आपका नैरो मिलेगा वहां पर, ठीक है। वो बर्फ क्योंकि फिसलती रहती है फिर साइड से और नीचे गिरती रहती है, अदरवाइज पेड़ की टहनियां टूट जाएंगी, पेड़ ही टूट जाएगा पूरा, ज्यादा बर्फ उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगी। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है हाइट के साथ, ठीक है। आपकी टूंड्रा टाइप वेजिटेशन बोलते हैं इनको, ज्यादा जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो टूंड्रा क्लाइमेटिकल कंडीशन उनको बोलते हैं। उसके बाद फिर आता है भाई कॉमन एनिमल देख लेते हैं जो माउंटेन पे मिलते हैं, वो क्या है भाई। तो यहाँ पर आपको कश्मीर स्टैग मिलता है, डियर है यहाँ पर,
वाइल्ड शिप्स हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर जैक रैबिट मिलते हैं, तिब्बतन एंटीलोप मिलते हैं, याक यहाँ पर हैं, आप देखोगे स्नो लेओपार्ड आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो ये सब जो है वो अलग अलग तरह के यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो आपको देखने को मिलती है। रेड पांडा कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। सिप एंड गोट्स तो कॉमनली रखते हैं, जो माउंटेन रीजन में जो लोग रहते हैं वो सिप एंड गोट्स को रखते हैं वो। तो ये सब भी आपको देखने को मिलती है वहां पर। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है आपके मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट कौन से हैं भाई? मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी कि जो आपके किसी दलदली भूमि में, आपकी कोस्टल एरिया पर, आपके डेल्टाई रीजन में पानी के आसपास जो मिलते हैं ज्यादा, जहां पर वाटर लॉगिंग एरिया होता है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। इन प्लांट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि इनमें जो रूट्स है ना वो इनके बाहर आपको देखने को मिलते हैं, मिट्टी से बाहर आपको रूट्स दिखाई देंगे। जनरली हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो है वो मिट्टी के अंदर दबी होती है, दिखाई नहीं देती, बट यहाँ पर आपको बाहर दिखाई देंगी। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर पानी भर जाता है कई बार, तो उस वजह से वो बाहर की तरफ आ जाती है। अब ये जो हमारी टाइप थी, इसमें जो हमने बात की मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये कहाँ मिलती है भाई? ये जैसे मैंने आपको बताया मड में, यानी कि जो स्वैम्पी लैंड होती है, दलदली भूमि होती है, वहां मिलती है। आपके डेल्टाई रीजन में, आपके कोस्टल रीजन है वहां पर आपको मिलेंगी। अब इनमें जो है वो आप देखोगे मैनग्रोव फॉरेस्ट के अंदर कॉमन जो वेराइटी है वो कौन कौन सी मिलते हैं, कौन से प्लांट्स हैं? तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है भाई? गंगा के डेल्टाई रीजन में, डेल्टा रीजन की हमने बात की थी, महानदी के डेल्टाई रीजन है, कावेरी, कृष्णा, इन सब के डेल्टाई रीजन में आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको भाई क्या मिलता है? देखो कोकोनट है, ख्योरा है, कोकोनट, खोरा, पलम, है ना, अगर ये सब पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। इस पर्टिकुलर जगह पर आपको इस तरह के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपका जो सुंदरवन डेल्टा का रीजन है वहां पर भी इस तरह के, वहां पर तो बहुत रिच वेराइटी आपको देखने को मिलेगी। वहां पर प्लांट्स भी बहुत तरह के हैं और एनिमल्स भी बहुत तरह के हैं। सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा का डेल्टा है वो पूरा, तो डेल्टा रीजन में इस तरह के जो है प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो ये तो कुछ टाइप थी, और कहाँ मिलते हैं मैप के अंदर भी आप समझ लो एक बार। जब मैप हम देखते हैं तो देखो ये मैप आपका बना हुआ है, और मैप में आपको यहाँ पर दी गई कौन सी टाइप की वेजिटेशन कहाँ मिलती है। तो सबसे पहले आप देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो बिल्कुल ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न पार्ट। आपको पता है क्लाइमेट हमने पढ़ा है, तो हमें पता है यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, यहाँ होती है, इस रीजन में बारिश होती है ज्यादा। फिर ये डेल्टाई रीजन है, फिर यहाँ पर आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पर बारिश होती है। तो इन सभी रीजन्स में आपको एवरग्रीन टाइप की फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, ये कहाँ मिलेंगे? यहाँ रेनफॉल कम होगी, थोड़ी सी तो कम होगी। ये आपको पता है दो तरह के वेट एंड ड्राई थे, तो इनकी रेंज ज्यादा है वेरी रेनफॉल की, 72 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल एरिया में मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा आप देखो ये पूरा एरिया है, पूरा एरिया ये कवर करते हैं भाई। यानी इंडिया में अगर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट टाइप मिलती होंगी तो वो कौन से भाई? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा एरिया कवर करते हैं, है ना। पूरा आपका ये जो मिडल ईस्टर्न पार्ट है ये पूरा कवर करते हैं, ये नॉर्थ से होते हुए, और साउथ के अंदर भी ये बहुत ज्यादा रीजन कवर कर रहे हैं। उसके बाद फिर है भाई आपके माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन रीजन में मिलेंगे। कहां पर? ये माउंटेन पूरा हिमालय का रीजन है, आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम का रीजन है। तो यहाँ पर और कुछ रीजन आपका यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको कुछ माउंटेन रीजन अगर है तो वहां पर वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है, सॉरी ये, हाँ यहाँ पर तो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये डेल्टाई रीजन है ना। हाँ ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है डेल्टाई रीजन के अंदर। तो माउंटेन फॉरेस्ट ऊपर वाले ही आपके तीन जगह पर आपको कॉमनली दिखाने, अगर मैप में दिखाने पड़ जाए तो यहाँ पर हिमालय के जो माउंटेन्स है आपके हिमालयन रीजन में, सिक्किम का यहाँ पर आ जाता है, और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो पूरा हिमालय का ही रीजन है ये, लेकर के जम्मू एंड कश्मीर से और अरुणाचल प्रदेश तक। नीचे जो ये आपके येलो दिख रहे हैं ना, ये येलो कलर थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ पर आपको ये सेम ही कलर है लगभग,
मैनग्रोव फॉरेस्ट है। तो ये डेल्टा रीजन है, रिवर्स के डेल्टा है भाई, ये गंगा रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर का डेल्टा है, ये आपका महानदी का डेल्टा है, ये आपका गोदावरी कृष्णा का डेल्टा है। तो डेल्टा रीजन में आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिल रहे हैं। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है भाई, ये हमने डिस्कस किए थे, ये कहां पर है, ये सारे जो ड्राई एरिया है, जो आपका डेजर्टी एरिया है, ये पूरा रीजन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब का कुछ क्षेत्र लगता हुआ है। तो यहाँ पर पूरा आपका क्या है भाई, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपके लगते हैं। तो ये आपके टाइप हैं और आपका विद मैप। आई होप आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे, कुछ चीजें और हैं इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इनके इंपॉर्टेंस हैं। प्लांट्स के मेडिसिन, मेडिकल साइंस में इनका यूज होता है, डिफरेंट तरह की मेडिकल बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं इसमें। और जो हमारे एनिमल्स हैं उसका भी इंपॉर्टेंस है। फिर कुछ हम मैप भी पढ़ेंगे। मैप किसके लिए, मैप पढ़ेंगे हम जो हमारे डिफरेंट हमने जैव मंडल जो है वो आरक्षित कर रखे हैं। जैव मंडल आरक्षित करना मतलब जो रिजर्व्ड हमारी बायोडाइवर्सिटीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके लिए हम अलग से एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।